तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज के इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 के बच्चों के लिए जो है ईवीएस के पीवाईक्यूज में कराने वाला हूँ, संपूर्ण व्याख्या कराने वाला हूँ मैं। संपूर्ण व्याख्या का मतलब आपको मालूम ही होगा अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो। और मैंने जो है अभी रिसेंटली जो है सीटेट सीडीपी के सारे कंटेंट प्लस पीवाईक्यू सारी चीज़ें मैंने ख़त्म की हैं। और उसके बाद जो है मैं जो है दूसरे सब्जेक्ट ईवीएस पे आया हूँ। और जो पेपर 2 के बच्चे उनके लिए भी बहुत जल्दी जो है हम कुछ कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं। टेंशन मत लो, उनके लिए भी एसएसटी का जो है हम जुगाड़ कर रहे हैं। तो देखो भाई, कंटेंट वाले जो है टॉप 15 जो है मैं जो है क्वेश्चन मैंने जो है पीवाईक्यू लिए हैं। और इन क्वेश्चंस को ना ऐसे समझाऊंगा ना मैं आपको लगेगा कि भाई देखो, कोई भी पॉइंट के 4 ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, जैसे कि मैंने जो है सीटेट सीडीपी के जो है मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और आप सभी का बहुत ज़्यादा उसमें प्यार मिला। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे मैंने आज जो है 15 जो है फैक्चुअल क्वेश्चन लिए, जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और आप सभी को मालूम है कि जो है आपके जो है 15 मार्क्स के जो है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि तीसरी चौथी कक्षा के जो है ईवीएस की पुस्तक से ही पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है 15 मार्क्स के पेडागोजी के। तो पेडागोजी के मैं जो है ऐसे करूंगा कि पहले कंटेंट के लूंगा, फिर पेडागोजी के लूंगा, फिर कंटेंट के, फिर पेडागोजी के। इस तरीके से मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा आपको, तो वहां से आप इजिली जो है उन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है भारत में, बिहार है, आप सभी को मालूम है बिहार एक राज्य जहाँ पे बीपीएससी टीआरई की काफी ज्यादा चर्चाएं, अभी शिक्षक भर्ती की जो है चर्चाएं चल रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत के अंदर बिहार जो स्टेट है वो कहाँ पे है। जब तक आपको जो है स्टेट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इसका सिंपल सा तरीका है कि स्टेट आपको याद रखने का, कि आप जो है 4-5 मैप ले आओ और बस उसमें स्टेट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ऐसे करके आपको सारे स्टेट याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बिहार के सापेक्ष, यानी कि बिहार से जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है यह बताना है। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर बोला है तो पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति बतानी है आपको, और मतलब किस दिशा में है, और उसके बाद गोवा की बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आगे। तो देखो भाई, आप सभी को मालूम है यहाँ पे जो छोटा सा बिहार है, और बिहार से पहले क्या पूछा है, बिहार से पहले जम्मू कश्मीर की दिशा पूछी है। तो जम्मू कश्मीर की दिशा जो है ऊपर है, यानी कि उत्तर, और यहाँ पे पश्चिम है। तो हम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे बीच में आया ना, तो हम लिखते हैं ना कि उत्तर पश्चिम। तो वो ये हमारा जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में हो गया, तो उत्तर पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में गोवा है, तो दक्षिण पश्चिम में कैसे, बिहार के सापेक्ष गोवा। यहाँ पे छोटा सा गोवा है महाराष्ट्र के नीचे, तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। ये आप सभी को मालूम है, ऐसे ये दिशाएं होती है, जैसे कि इस तरफ पूर्व होता है, आपके राइट हैंड साइड में पूर्व है, लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम है, आपके सिर के ऊपर उत्तर है, और टांगों के नीचे दक्षिण है। तो ये क्या है, यहाँ पे दक्षिण है, और दक्षिण में है, और ये पश्चिम है, और ये कौन सा भाग है, पश्चिम का भाग है। समझ गए ना। चलो भाई, ये आपका जो है ये इसका आंसर आपका हो गया। उसके बाद एक टॉपिक है हमारे इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन भी आएगा। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ का धीरे धीरे गैस में बदल जाना। अगर आप चावल बॉईल कर रहे हो गैस पे, तो आपने देखा होगा उसमें से जो है भाप निकलता है, तो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। जैसे जैसे भाप निकलता जाएगा उसका पानी जो है, लिक्विड जो है, कम होता जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। हम इसमें और भी एक्सप्लेनेशन दे रखी है क्या है, इवेपोरेशन की गति किस चीज पे निर्भर करती है। तो इवेपोरेशन की गति जो है ना, मतलब जो जैसे कि इवेपोरेशन, जैसे कि वाष्पीकरण कितनी जल्दी होगा, ये किस चीज पे निर्भर करेगा। तो ये हमारा पहले तापमान, अगर आप गैस का जो लॉक होता है उसको कम कर दोगे तो धीरे धीरे होगा, मतलब उतना जल्दी पानी नहीं जो है जो है मतलब गैस बन के उड़ेगा। अगर गैस तेज कर दोगे तो जल्दी उड़ेगा। उसके बाद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि सतह, जितनी ज्यादा सतह होगी उतनी जल्दी वाष्पीकरण होगा। अगर आपने जो है एक बहुत बड़े से पतीले में जो है पानी डाल रखा है और उसमें गैस को तेज कर रखा है, तो उसमें जल्दी वाष्पीकरण होगा, या आपने बिल्कुल एक गिलास में पानी डाल दिया है और गैस को वहां पे जो है फ्लेम को तेज कर दिया, किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा पतीला उसमें होगा। तो मतलब सरफेस एरिया यानी कि सतह क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है एयर मूवमेंट, यानी कि हवा का बहाव भी जो है इस चीज पे, हवा का बहाव किस तरफ है, इस चीज पे भी जो है वाष्पीकरण निर्भर करता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको जो है कंटेंट बता दिया है। क्वेश्चन क्या आया है,
वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? मैंने अभी आपको क्या बताया पीछे कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया, अभी देखो ना ये पीछे मैंने क्या बताया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस चीज पे निर्भर करेगी? ऑब्वियस सी बात है, तापमान पे निर्भर करेगी और सतह क्षेत्र पे। अगर तापमान हम तेज कर देंगे तो वाष्पीकरण जल्दी होगी, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा कर देंगे तो वाष्पीकरण जल्दी होगी। और इसी का अपोजिट, अगर हम सरफेस एरिया कम कर देंगे तो वाष्पीकरण धीरे होगा, और तापमान कम कर देंगे तो वाष्पीकरण धीरे होगा। तो क्वेश्चन में आपको चाहे धीरे वाला पूछ ले या तेज वाला पूछ ले, आप दोनों बता सकते हो, क्योंकि आपको कंटेंट मैंने अभी बता दिया है। तो इसमें सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि कर दे, क्या तब धीमी होगा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर वृद्धि करेंगे तो धीमी नहीं, जल्दी होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा किसी भी पतीले का या किसी भी बर्तन का, उसमें पानी अगर डाल दोगे तो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा ना पानी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तो नहीं भाई, दोनों ही जो है मतलब क्या होने चाहिए, दोनों ही कम होने चाहिए, तभी जो है वाष्पीकरण धीमी होगा। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, नहीं, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी अगर होगी तभी जो वाष्पीकरण है, यानी कि जो जल जो है भाप बन के तभी उड़ेगा, तभी जो है मतलब धीमी तरीके से उड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन धीमी पूछा है ना, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बताओ, ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें ओके चल रही है, ओके रिपोर्ट सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो जो है आप बेझिझक कमेंट कर देना कि भाई हमें इस तरीके से जो हमें ये कंटेंट जो आप करा रहे हो इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, दूसरे तरीके से बताओ, तो मैं फिर दूसरे तरीके से फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है दूसरी तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। जैसा आप मुझे कमांड दोगे उसी हिसाब से मैं आपको जो है सारी चीजें करके दूंगा, ठीक है? चलो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका कोई और है, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ में भी मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये चीजें क्या कहलाती है? जैसे कि किसी भी स्थान को समझना, दूरी को समझना, कोई भी दिशा को समझना, इन सारी चीजों को समझने की जो क्षमता होती है वो चीजें क्या कहलाती है, वो चीजें आपको बतानी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिशात्मक कौशल बोलते हैं, चित्रण कौशल बोलते हैं, स्थितीय कौशल बोलते हैं, या ग्राफिक कौशल बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा है चित्रण कौशल, जिसमें जो है स्थानों की भी हमें नॉलेज होती है, दूरियों की भी नॉलेज होती है, दिशाओं की भी होती है। चलो इसको और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या था? दिशात्मक कौशल। दिशात्मक कौशल में क्या था? केवल दिशाओं को समझने की जो क्षमता होती है वो बच्चों के अंदर आती है, जैसे कि कोई भी पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। लेकिन हमें पीछे क्या पूछा है कि हमें जो हमें दूरियों के बारे में भी पता होना चाहिए, दिशाओं के बारे में भी, स्थानों के बारे में भी। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है कौशल में पता चल सकता है, वो है मैपिंग स्किल, यानी कि चित्रण कौशल। इसमें क्या होता है कि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने जो है थर्ड वाला आंसर दिया है, लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। अब मैं बता देता हूँ। देखो भाई, मैपिंग स्किल में क्या होता है कि जब कोई बच्चा स्थान, दूरी और दिशा तीनों को एक साथ समझता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चित्रण कौशल। ये स्थानीय कौशल यहाँ पे लिख दिया है, एडिटर की गलती, यहाँ स्थानीय कौशल नहीं है, चित्रण कौशल है, ठीक है? तो देखो भाई, चित्रण कौशल में क्या होता है कि जैसे कि अब कहीं का भी हमें जो है क्या करना है? दूरी मापना है, या किसी भी गांव में हमें देखना है कि कौन सा स्थान कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। चलो स्थान के बारे में तो हम चलो फील्ड विजिट कर लेंगे, लेकिन क्या ये बड़े पैमाने पे पॉसिबल है? कहीं की दूरी मापनी क्या बड़े पैमाने पे पॉसिबल है? क्या वहाँ पे हम फीता लेके जाएंगे और नापेंगे? वहाँ पे तो हम भाई मैप निकालेंगे, मैप निकालने के बाद फिर एक वहाँ पे जो हम उससे जो हम क्या करेंगे, उसकी दूरी भी हम मैप के माध्यम से ही नाप लेंगे। आई नो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल है, और ये सारी चीज़ें जो है मैपों के माध्यम। अब कोई जो है मतलब हमें पता है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, आप मुझे बताओ कितनी है? जो भी है दूरी XYZ, तो क्या किसी वैज्ञानिक ने वहाँ पे सूरज से लेके और पृथ्वी तक फीता लगा के नापा था? नहीं ना, चित्रों के और मैप के थ्रू ही तो मापा था ना भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चित्रण कौशल है। स्थितीय कौशल में क्या होता है कि स्थितीय कौशल में किसी भी चीज जो है, किसी भी चीज की स्थिति की पोजीशन और उसके क्रम ऑर्डर में समझने की जो है योग्यता होती है, और ये बड़े लेवल की होती है, बड़े पैमाने पे। यानी कि इसमें जो बच्चा होता है ना, समझ नहीं पाता है कि पूर्व के बाद पश्चिम आएगा या दक्षिण कहाँ है, पूर्व का, ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता। ये सारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि पूर्व, पश्चिम या दाएं बाएं। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि बेटा दाएं चलो, और इनफैक्ट तो अभी मतलब 18-19 साल तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दाएं और बाएं। उनको हमें बताना पड़ता है कि दाएं कहाँ होगा, बाएं कहाँ होगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बड़े लेवल पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अनुभव के थ्रू ही आती हुई। आई नो, मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी
भी सारी चीज़ों में डाउट रहती होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है, उनको जो है ट्रिक से याद रखना पड़ता होगा। ग्राफिक क्वेश्चन में तो वही डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं है, इसका सेकंड ही करेक्ट है, ठीक है, चित्रण क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट सही है या हम टीचर गलत है या हम टीचर सही है, डिपार्टमेंट गलत है। खैर डिपार्टमेंट तो नहीं हम गलत बोलेंगे, नहीं तो फिर आप सभी को तो मालूम ही है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए जो है पर्यावरण की जो है सिफारिश की थी। ये डबल बार हो गया है, ठीक है, तो सिफारिश की थी यहीं तक है, यानी कि विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट एज इंटीग्रेटेड करिकुलर एरियाज एट प्राइमरी लेवल। कहने का मतलब है कि वो कौन सा एनसीएफ था जिसने जो है हमें बोला है कि भाई इंटीग्रेटेड तरीके से जो है एनवायरमेंट स्टडीज को जो है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाओ। इसका आंसर मैंने सीडीपी का, जब मैं आपको एनसीएफ का जो एनसीएफ 2005 वाला करा रहा था, तो मेरी तो आदत है भाई एनसीएफ 2005 पूछा जाता है तो मैं 2000 भी कराता हूँ और 1988 वाला भी कराता हूँ और 1975 भी कराता हूँ। तो बताओ भाई इसका क्या जो है करेक्ट आंसर। एनसीएफ 2005 है, 1988 है, 2000 है और 1975 है। अगर आप सबने सीडीपी की अच्छे से वीडियो देखी हुई है, एनसीएफ की वीडियो अच्छे से देख ली है, तो आप सभी जो इसका आंसर करेक्ट बता दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू टीचर्स या वैसे मतलब जनरली तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो सीबीएसई ने जो इसको करेक्ट आंसर माना है उसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि 1975 को जो है फोर्थ ऑप्शन माना है। और उस टाइम में बच्चों ने चैलेंज वैलेंज नहीं किया होगा, तो जो आंसर था वही आंसर रह गया। अगर चैलेंज कर देते तो सीबीएसई भी जो इसको फिर 2000 इसको कर देती, तो यहाँ पे बच्चों के 1 मार्क्स कट गए होंगे। तो अब आपको क्या मानना है, तो आपको जो है जो मैंने आपको पढ़ाया वही मानना है। तो एनसीएफ 2000 में जो है इस चीज़ की बात की गई थी। इसका एक्सप्लेन भी मैं आपको जो आगे करा देता हूँ कि एनसीएफ 2000 में जो है एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि 2री से 5वीं पर्यावरण और विज्ञान 2 अलग अलग विषयों को जो है एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में जो है हमें क्या करना है, पढ़ाना है। कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे। दूसरी पहली में तो नहीं रहता है ना, अच्छा दूसरी बोल दिया क्या मैंने, यहाँ पे 3री और 5वीं होगा। पहली दूसरी में तो होता ही नहीं है। पहली दूसरी में तो हम जो भाषा के माध्यम से और गणित के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर 3री से 5वीं तक के बच्चों को जो हमें क्या करना है, एकीकृत माध्यम से हमें पढ़ाना है। तो ठीक है, 1975 आप अगर आंसर की देखोगे तो 1975 है, लेकिन 1975 को नहीं मानना है क्योंकि उस टाइम बच्चे जो है मतलब, क्योंकि 1000 रुपये भी तो लगते हैं यार, ये भी तो देखो, एक क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो 1000 रुपये लगेंगे। तो किसी ने नहीं किया होगा तो फिर जो आंसर था वही आंसर रह गया। तो ठीक है, इसका एनसीएफ 2000 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का जो है रिवाज है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो इस चीज का रिवाज है। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्थानांतरित खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नाम ही से पता है कि यानी कि एक जगह खेती करो, फिर अगर वहां पे उपज आ जाए तो फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह करो। देखते हैं भाई, जंगल का एक टुकड़ा काटकर साफ किया जाता है, वहाँ खेती की जाती है। यानी कि जंगल, आप सभी को पता है कि जब आप उस तरफ को जाओगे, पूर्वी भारत की तरफ जाओगे, तो उस तरफ जैसे कि मतलब उधर क्या बोलते हैं 7 सिस्टर की तरफ अगर आप मूव करोगे तो उस तरफ काफी ज्यादा जंगल है। तो वहाँ पे खेती भी कहाँ करेंगे लोग, तो जंगल को काट के ही खेती करेंगे। ठीक है, वहाँ खेती की जाती है, फिर 2 से 3 साल बाद उसे छोड़कर किसी अन्य जगह जो है यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब 2-3 बार वो जो है क्या करते हैं, फसल ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर उस स्थान को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे झूम खेती भी यानी कि झूम कल्टीवेशन भी इसको हम कहते हैं। यह जो है पूर्वी भारत में जो है इस चीज का जो है हमें रिवाज देखने को मिलता है, जैसे कि असम हो गया, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुरम, अरुणाचल प्रदेश। मैंने बताया ना अभी 7 सिस्टर की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर पूर्वी जो है भारत है। और उत्तर पूर्वी में ये सारे राज्य भी मैंने आपको बता दिए, इन राज्यों को भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ। उसके बाद 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि जो नदी में जो हम बांध जो बनाते हैं और उस बांध से जो फिर हम जो है जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रो पावर जनरेटेड बोलते हैं, इसके संबंध में वो जो डैम बनाते हैं उसके संबंध में क्या चीजें सही नहीं है। यानी कि 3 चीजें सही होगी, 1 चीज सही नहीं होगी। पहला है, बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। देखो
इस चीज़ को हम सही भी मान सकते हैं, इस चीज़ को हम गलत भी मान सकते हैं। संपूर्ण रूप से सही भी नहीं है और संपूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। तो जो इसमें गलत पूछा है तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं बता देता हूँ ये जो है टिकाऊ विकास को किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। देखो, विकास, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एक चीज़ पॉजिटिव है कि भाई हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान मिल रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन ये भी तो देखो ना भाई, डैम्स जो बन रहे हैं वहाँ पे जो फिर इस चीज़ का जो आप, क्योंकि वो बल्क में पानी फिर छोड़ते हैं, तभी तो पानी जब गिरता है तभी तो वो हाइड्रो पावर चलता है, तभी ना जाके बिजली क्रिएट होती है, तभी ना बिजली बनती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो आसपास के जो लोग होते हैं वो उन बेचारों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है, उन बेचारों को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये विकास को प्रोत्साहित करते हैं? तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी इन तीनों ऑप्शन को आपको जो है याद रखना है, ध्यान रखना है, नोट्स में बना लेना है। यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं भाई, प्रदूषित नहीं करते। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। कई बार भाई अगर अचानक में अगर पानी छोड़ते हैं तो आसपास का एरिया क्या होता है, बाढ़ ग्रसित एरिया हो जाता है वो। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, बिल्कुल। वहाँ से लोगों को जो है वहाँ से मूव करना पड़ता है, बेचारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि नहीं पूछा है। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैसेस है? ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। चलो भाई बता देते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो भाई, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? जब सूरज की रोशनी धरती पे आती है तो धरती उसका जो है कुछ हिस्सा सोख लेती है और फिर उस हीट को जो है बाहर जाने देती है। आप खुद सोचो, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे धरती के ऊपर काफ़ी सारी लेयर्स होती है, जिसमें एक लेयर्स होती है हमारी ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर क्या होती है कि वो जो ओजोन लेयर होती है ना, या आप उसको ग्रीन हाउस लेयर भी बोल सकते हो। ग्रीन हाउस की जो वो लेयर होती है ना, वो क्या होती है कि जैसे ही सूरज जो है, मतलब सूरज की जो किरणें हैं, जो हीट है, वो हमारी धरती पे आती है तो वो जो है धरती पे आई, और धरती पे आने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट भी करती है। जैसे ही धरती पे आई फिर वो रिफ्लेक्ट करके जो है क्या करती है, वो वापस जा रही होती है। तो जो वो वापस जा रही होती है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उस हीट को ट्रैप करने के बाद क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि तभी तो मतलब गर्मी जो, मतलब इतना जो टेम्परेचर, जो नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर बना रहता है, तो इसी कारण तो बना रहता है ना कि भाई वो पूरी जितनी हीट आई है उस पूरी हीट को नहीं जाने देते। कुछ ही हीट जो है मैक्सिमम हीट को रखते हैं और कुछ हीट को ही जाने देते हैं। तो इसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। जैसे कि जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, जब हवा में नमी होती है तो हवा में अगर नमी जा रही है, अगर पानी खोल रहा है तो उससे गर्म हवा जो ऊपर उठ रहा है तो वो भी तो क्रिएट कर रहा है ना भाई ग्रीन हाउस को, उससे भी तो मतलब एक हीट मतलब हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो जल वाष्प है इसका, वाटर वेपर है। कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाने से ये सारी चीज़ें निकलती है तो उससे भी हीट निकलता है। मीथेन गैस, जैसे कि जानवरों के जो है, मतलब वो जो गोबर वोबर होते हैं खेतों से, जो है जो कचड़े वगैरह जो वो सारी चीज़ें होते हैं, हम खेतों में जो क्या करते हैं, जो पनाली जला देते हैं, उससे भी जो है काफ़ी सारे मीथेन गैस निकलते हैं और वो भी जो है क्या करते हैं, हीट वेव को रोकने का काम करते हैं। तो ये मीथेन गैस भी है जिसका फॉर्मूला क्या है, CH4। उसके बाद है नाइट्रेट ऑक्साइड है। तो इसमें क्या है, रासायनिक, जैसे कि कोई भी रासायनिक खाद है, जो कारखानों से निकलने वाले धुएं हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इस चीज़ को प्रभाव डालते हैं। तो मैंने ये एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसके बाद जो है एक वाटर वेपर इवेपोरेशन भी है, ठीक है। उसके बाद है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जैसे कि आपके पुराने फ्रिज हो गए, उससे भी ये सारी गैसेस निकलती है। और इन सारी चीज़ों से हम क्यों बोलते हैं कि भाई हमें जो फ्रिज है वो चेंज करते रहना चाहिए समय समय। बंदे क्या करते हैं, एक पीढ़ी ने फ्रिज लिया, वो भाई 2-3 पीढ़ी तक चल जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस सारी चीज़ों से हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे जो सन की जो हीट होती है ये जो है ट्रैप कर लेती है, यही सारी गैसेज जो है ट्रैप कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि धरती जो है ज्यादा गर्म होने लगती है। आप ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई भी मेहमान आपके घर में आया, 10 मेहमान आपके घर में आया और 10 मेहमान को आपने घर में क्या किया, ताला लगा दिया, तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, 10 मेहमान सांस लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, सफोकेशन होने लगेगा। इसी तरीके से जो मेहमान के रूप में जो सूरज की किरणें हमारी धरती पे आ रही है, और आप जो है जैसे कि क्लोरोफ्लोरो है, जो पीछे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें उसको ट्रैप कर रही है। तो ट्रैप करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे धरती का जो तापमान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, आजकल आप दिल्ली में देख रहे होंगे, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आजकल मतलब 2025 में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो 2025 में कितना टेम्परेचर गया है,
मैं जून की बात कर रहा हूँ, जून में जो है 53 डिग्री, जो कि राजस्थान में टेम्परेचर जाया करता था, वो दिल्ली में जा रहा है टेम्परेचर। सोचो 53 डिग्री, और आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। इसलिए मेरी यही जो है आप सभी से आग्रह है कि जितना पब्लिक व्हीकल का हो सके उतना यूज़ करो, प्राइवेट व्हीकल्स का कम यूज़ करो, ज़्यादा शो ऑफ मत करो। अगर शो ऑफ, क्योंकि देखो आजकल जो हम देखो हम ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने शो ऑफ के चक्कर में ना हम अपने आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हैं। आपके भी बच्चे होंगे, क्या आप कभी चाहोगे कि आपके बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो, या मतलब कोई ऐसी स्किन डिसीज हो जाए? तो ऐसा कभी आप चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली आप नहीं चाहते हो, इनडायरेक्टली तो नहीं चाहते हो, लेकिन आप डायरेक्टली चाहते हो, क्योंकि आप सबकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और 101% कह रहा हूँ, आपके हस्बैंड की अगर गवर्नमेंट जॉब होगी ना, क्योंकि मैक्सिमम हमारी वीडियोस महिलाएं देखती है, तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल भी महिलाओं को लेके लेता हूँ, और हमारे दोस्त यार भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखो भाई, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि एक घर में कितनी गाड़ियाँ होती है? 4, मतलब एक हस्बैंड की गाड़ी हो गई वो अलग, एक वाइफ की गाड़ी हो गई वो अलग, बच्चे भी मांग लेते 3-3 गाड़ी। क्या एक घर में 3 गाड़ी होने का कोई मतलब ऐसा कुछ सच नीड है? मुझे ये बताओ। तो इस चीज़ को जितना कम कर सकते हो, और इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को अच्छे से मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है हमारे जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह है, क्यों कहते हैं कि अटलांटिक जो है पिघल रहा है, वहाँ से अगर वो पिघलना चालू हो जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते कि हमारा जो समंदर है ना, जितने भी समंदर, उसका जो वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जितने भी लैंड है वो सब खत्म होने लगेंगे। ये चीज़ें खैर अभी आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना आप सबका शो ऑफ में बहुत ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन हमें जो है ना, हम देखते हैं भी है गली में जो भाई पानी को तो मतलब ऐसे जो गली की पड़ोसन इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि पता नहीं, गली पे हर समय रोड को गीला कर देते हैं। दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हर समय रोड को गीला करते रहते हैं, ये करते रहेंगे सफाई के नाम। अबे सफाई भाई, बहुत ज़्यादा सफाई का कीड़ा है ना, तो झाड़ू लगा दो भाई। पानी डालते रहते हैं एनी टाइम, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ बोलो तो लड़ने पे आ जाते हैं। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? जो ठंडे रेगिस्तान, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो सियाचिन वगैरह है उसकी बात कर रहा हूँ, वो ठंडे रेगिस्तान है। तो ये जो है मानसून उन पे क्यों नहीं प्रभाव डालते हैं, ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है ठंडे रेगिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वर्षा छाया में होते हैं। तो हिमालय की जो वर्षा छाया होती है उसमें होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है, चलो आगे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है, जैसे कि लद्दाख का इलाका हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना सियाचिन वगैरह, तो वो लद्दाख का इलाका हो गया, वह जो है बहुत ऊंचाई पे स्थित है। आप सभी को मालूम है जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है वो काफी बहुत ज्यादा मतलब टॉप पे स्थित है, और हिमालय के पीछे होता है। जो हमारा हिमालय कहाँ पे? हिमालय हमारा जो हिमाचल प्रदेश वगैरह उधर की तरफ जो है हिमालय, लेकिन लद्दाख कहाँ पे? वो बिल्कुल ही टॉप पे, यानी कि हिमालय से बिल्कुल पीछे है। जब मानसून की हवाएं भारत में आती है तो हिमालय से पहाड़ियां उन्हें जो क्या करती है, रोकने का काम करती है। जैसे क्या कर रही है, जैसे कि मानसून की जो हवाएं चल रही है, तो हवाएं जब पहाड़ों से टकराएगी तभी तो बारिश होगी ना, है ना भाई? जब तक हवाएं टकराएंगी नहीं, जब तक बारिश नहीं होगी। तो वो क्या करती है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है ना, वो क्या करती है, उस हवाओं को रोकती है। और उस तरफ, जिस तरफ जो है लद्दाख का इलाका है और जो सियाचिन वगैरह का जो इलाका है, उस तरफ वो हवाएं जाती ही नहीं है। और नॉर्मल सी बात है, जब हवा नहीं जाएगी तो उधर क्या होगी, बारिश भी नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया भाई। इस वजह से जो ये हवाएं हैं लद्दाख तक नहीं पहुंच पाती, और वहां बारिश भी नहीं होती है। बारिश अनफॉर्चुनेटली होती कैसे है? भगवान जी ने लोटे से पानी गिराया है, ऐसे होती है बारिश? नहीं, बारिश जो है हवाओं से होती है। हवाओं में नमी होती है, और वो नमी जब कहीं टकराती है ना, अच्छे मतलब किसी चीज से टकराती है, तब जाके जो वहां पे बारिश होती है। इसी कारण से जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है भाई, पहाड़ों के पीछे है तो पहाड़ों के, और जो हवा चल रही है वो पहाड़ों के आगे से चल रही है, और पहाड़ उस हवा को रोक के जो है उसका डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो कैसे वहां तक पीछे हवा ही नहीं जा रही है तो बारिश कैसे होगी? और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्षा छाया क्षेत्र, यानी कि वर्षा का छाया क्षेत्र, यानी कि रेन शेडो एरिया। आपको समझ में आ गया? तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट, मैंने आपको बताया कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में होते हैं, इसलिए जो है वहां पे क्या होती है, मानसून का हमें प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ये बताओ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं सोच रहा हूँ जितना अच्छे से हो सके ना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ठंडे रेगिस्तान में गर्म
गर्म गर्मियों और बेहद सर्दियां होती है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है, हवा तो वहाँ जाती ही नहीं है भाई। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन बात क्वेश्चन तो कुछ और कर रहा है ना। इस क्वेश्चन का हमारा 9वां है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा कारण जिम्मेदार है जो ताजमहल पीला हो गया। अब देखो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और अब ये सारी चीजें आपको पता होगी तो जो छोटे मोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, उनके बुक्स में भी जो उनका करिकुलम होता है ना, उनमें भी ये सारे टॉपिक्स डाले होते हैं। तभी तो आप भी पढ़ रहे हो ना, ज्योतिषी 5वीं की जो ईवीएस की बुक्स पढ़ोगे ना, उन सब में इन सब चीजों का वर्णन दे रखा है। तो भाई क्या कारण है, तो भाई इसका एक ही कारण है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, उसकी वजह से जो है वो पीला पड़ गया है। चलो भाई हम एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका जो फॉर्मूला है SO2 है, जब हवा में मौजूद नमी के साथ मिलते हैं, आप सभी को पता है हवा जो है उसमें नमी रहती है वाटर ड्रॉपलेट के रूप में, तो तेजाब यानी कि एसिड रेन बनाती है। और वही जो कहीं पे अगर वो टकराती है तो क्या करती है, वहां पे जो है वो क्या करती है, उसको पीला कर देती है। और एसिड रेन तो आपको पता ही है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा जिसमें बहुत ज्यादा खारा होता है पानी। यह तेजाब ताजमहल के संगमरमर, आप सभी को मालूम है कि संगमरमर का पत्थर का इस्तेमाल जो है ताजमहल को बनाने में किया गया, बहुत सफेद था, जिसको सफेद पत्थर भी बोलते हैं। रासायनिक क्रिया करके उसे पीला खराब कर देते हैं, और ये काफी सालों में जो ऐसा हुआ है। अब तो खैर ताजमहल तो ताजमहल रहा ही नहीं है, अब तो पता नहीं कौन सा महल रह गया है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के पीला होने के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने, या पल्लव राजवंश ने। तो इसका करेक्ट आंसर है काकतीय राजवंश ने। इसका एक्सप्लेन मैं आपको चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, और चारों को जो है आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। और ये नहीं कि बस वीडियो देखा और बस चल दिया भाई, वीडियो खत्म, आंसर दिया नहीं दिया खत्म। हर एक यूं समझ लो कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ 15 क्वेश्चन 15 मिनट के थे, और आप खुद जोड़ लो कि कितने देर हो गए इस वीडियो को बनाते हुए मुझे। तो पहला मैं आपको बताता हूँ चोल वंश के बारे में, चोला डायनेस्टी, जिसको जो है आप ये सारी चीजें हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो हिस्ट्री तो खैर प्राइमरी लेवल पे होती नहीं है, प्राइमरी लेवल पे, लेकिन खैर बोलने की बात है कि भाई प्राइमरी लेवल पे जो है ना हिस्ट्री वगैरह नहीं, लेकिन वो काफी ज्यादा हिस्ट्री वगैरह से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो जो चोल वंश था, इनका काल था लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, और इनका क्षेत्र क्या था, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु का जो है इनका क्षेत्र था, जहाँ पे इनका शासन था। और इनकी विशेषता क्या थी इस डायनेस्टी की, कि ये जो है कला, स्थापत्य और समुद्री शक्तियों में जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध। और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में, इन्हीं के काल में जो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जो मंदिर था ना, ये इन्हीं के काल में बनवाया गया था। और स्थान कौन सा है, तंजावुर। तंजावुर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो आपको जो है क्या क्या इसमें ध्यान रखना है कि चोल वंश किससे संबंधित है, चोल वंश जो है तमिलनाडु से, और इन्होंने जो है ये बृहदेश्वर मंदिर आपको ध्यान में रखना, और तंजावुर, बस इतना ही याद रखना, बाकी और कुछ नहीं है। शताब्दी वताब्दी कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद है चालुक्य राजवंश, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी, 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच में जो है इनका कार्य पूरा जो है इनका शासन काल रहा है। दक्षिण और मध्य भारत में जो हमें ये देखने को मिलता है, विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो इनका जो है पूरा शासन था। और ये जो किस चीज की, ये इस डायनेस्टी की विशेषता क्या थी, ये वास्तुकला और मंदिर निर्माण में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। और बादामी के प्रसिद्ध मंदिर इनके समय के ही है। और बादामी मतलब एक स्थान का नाम है, वहाँ पे एक मंदिर है बादामी की प्रसिद्ध मंदिर। और ये कहाँ पे है बादामी का प्रसिद्ध मंदिर, महाराष्ट्र में। आप महाराष्ट्र या कर्नाटक में है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे है, तो आप मुझे इस चीज का बताओगे कर्नाटक में है कि महाराष्ट्र में है। तो ये हमारा हो गया चालुक्य राजवंश। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये दक्षिण और मध्य भारत में, जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में जो इनका जो है शासन था। और इनके शासन में इनकी विशेषताएं क्या थी, वास्तुकला और मंदिर निर्माण में जो काफी ज्यादा जो है निपुण थे। बादामी के प्रसिद्ध जो मंदिर थे वो इन्हीं के शासन काल में बनवाया गया था। तीसरा है काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश में क्या था कि 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जो इनका शासन था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में हमें इनका जो है फैलाव देखने को मिलता है। और विशेषता की बात करें तो काकतीय ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र में राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत, इन्होंने जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो है काफी ज्यादा उन क्षेत्रों को जो है मजबूत किया। उसके बाद चौथा पॉइंट है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश यानी कि पल्लव डायनेस्टी। मैंने आपको आंसर बता दिया, थर्ड आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर ये वाला आंसर, काकतीय राजवंश यानी कि काकतीय डायनेस्टी इसका जो है करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्हीं के जो है शासनकाल में गोलकुंडा किले का जो है निर्माण किया गया था। उसके बाद है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश क्या है, लगभग
13वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में जो इनका जो शासन था, और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों हिस्सों में जो इनका पूरा शासन फैला हुआ था। इनकी विशेषता की बात करें तो मंदिरों का निर्माण और कला में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रणी थे। काफ़ी ज़्यादा जो है, अग्रणी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एक्टिव थे। उसके बाद है महाबलीपुरम के मंदिर इनके समय की प्रसिद्ध जो है हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। और कच्चीपुरम जो कि तमिलनाडु का ही जो है एक पार्ट है। तो कच्चीपुरम आपको जो है ध्यान रखना है, ये जो है पल्लव राजवंश का जो मैंने आपको बता दिया। तो चारों पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब इन चारों पॉइंट से अगर कैसे भी वो क्वेश्चन पूछ देगा ना, आप इजीली बता पाओगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको जो है कालकीय डायनेस्टी के बारे में बता दिया बस आगे निकल लो। चारों पॉइंट बताओ भाई, जहाँ पे नीड है तो वहाँ पे चारों पॉइंट बताने चाहिए। इसलिए तो भाई हमें बच्चे पसंद कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं सबके दिलों पे छाए हुए हैं। पसंद करने का रीजन भी तो होना चाहिए ना भाई। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है ये, तो मतलब इस 11वां क्वेश्चन इतना आसान है ना कि 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि जो वॉल्यूम है वो कितना होगा बताओ। 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम, 12 ग्राम। वैसे तो मैं इसका क्वेश्चन जो है सीधा 15 को 3 से गुना कर दो, 15 तिया 45 इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते थोड़ा सा। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन, यानी कि मास का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखा है, बस गुना कर दो, हो गया आंसर, आ गया आंसर। फॉर्मूला आपको ना, अगर बेसिक फॉर्मूले अगर आपको मालूम है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ये दो बार क्यों लिख देता है भाई। तो अदिश राशि आपको बतानी है। अदिश राशि होती क्या है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। अब अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है वो मैं आपको जो आगे डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है, जो 12वें का जो करेक्ट आंसर है, 12वें का करेक्ट आंसर है द्रव्यमान, यानी कि मास जो है एक क्या है, अदिश राशि है। चलो भाई, अदिश राशि और सदिश राशि दोनों के बारे में जान लेते क्या है। अदिश राशि का मतलब होता है ऐसी मात्रा जिसमें सिर्फ नंबर या मात्रा होती है, कोई दिशा नहीं होती। इसमें अदिश राशि में जो है ना, कोई भी हमें दिशा नहीं होती है। दिशा का मतलब है जैसे कि समय में हमें नंबर होता है, ठीक है, और इसमें क्या कोई दिशा होता है समय का। ये बताओ कि पूर्व जा रहा है दिशा, या उत्तर जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, ऐसे कोई दिशा होता है नहीं ना। द्रव्यमान, मास में कोई दिशा होता है नहीं होता है। तापमान में कोई दिशा होता है, टेम्परेचर का इसका नंबर होता है, हमें कितना यूनिट ये होता है, लेकिन दिशा तो होता नहीं है। तो इसलिए जो है द्रव्यमान जो है, समय जो है, तापमान जो है क्या है, वो है अदिश राशि। और सदिश राशि में क्या है, ऐसी मात्रा जिसके मात्रा के साथ दिशा भी होता है, जिसमें जो है स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि इसका स्पीड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, बल और संवेग दोनों होगा। जैसे कि द्रव्यमान अदिश राशि होती है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, मोमेंटम संवेग और जो भार वेट होता है, ये सभी जो दिशात्मक मात्राएं होती है, क्योंकि इनमें भी जो है हमें दिशाएं देखने को मिलती है, इसलिए जो है द्रव्यमान अदिश राशि है। तो आपको अदिश राशि और सदिश राशि आपको अच्छे से पता चल गया। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है नंबर और मात्रा यूनिट दे रखी होती है, और इसमें जो स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी दे रखा होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखा होता है। 13वां क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें अगर आप टॉर्च जलाओगे ना, तो उसके आर पार कुछ टॉर्च की रोशनी नहीं जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल। पारदर्शी में तो जाती है, कॉन्वेक्स में तो इसका जो है अपारदर्शी। इसका तो वैसे भी अगर नहीं भी पता तो वैसे भी बता दोगे, इसका तो बचपन से ही पढ़ते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, अपारदर्शी है। चलो भाई सबको डिटेल में देख लेते हैं। अपारदर्शी, जिसको हम इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं, ऐसी वस्तु जिसमें से जो किरण है वो बिल्कुल आर पार नहीं गुजर सकती। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश जो है पूरी तरीके से जो है गुजर जाए, जैसे कि कांच है, अगर कांच में जैसे कि रोशनी डालोगे तो पूरी तरीके से गुजरेगी। पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश कुछ हद तक गुजर जाता है लेकिन साफ नहीं होता है। जैसे कि कोई भी पॉलीथीन लो, पॉलीथीन से ऐसे देखोगे तो कुछ ही चीज दिखेगी, कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल शाहरुख खान ही आ रहा है, शाहरुख खान को बिल्कुल पहचान ही लो, ऐसे नहीं। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, यह प्रकाश से संबंधित नहीं है बल्कि लेंस का ही प्रकार है। लेंस के कितने प्रकार होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। 14वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 kg है।
यानी कि अगर चंद्रमा पे किसी का मास, किसी का जो द्रव्यमान है वो 10 किलो है तो उसका भार पृथ्वी पे कितना होगा ये आपको बताना है। 60 केजी, 10 केजी, 60 एन और 10 एन आपको बताना है क्या होगा। इसका भी जो आंसर है ना, इसका भी आंसर जो है बिल्कुल गलत दे रखा है। इसका आंसर जो सीबीएसई ने जो अपने आंसर की में माना था ना, तो किसी ने 10 लगा दिया, किसी ने 60 लगा दिया, तो सबको ही मतलब इन चारों को ही करेक्ट माना था उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही, ऑप्शन ही गलत थे सारे। इसका 98 एन आना था, तो देख लेते क्यों 98 एन आना था। द्रव्यमान, मास, वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, हमेशा एक सा रहता है चाहे वो पृथ्वी पे हो। मांस क्या होता है, मांस वो खाने वाला नहीं, बकरे का ले बकरे का मीट लपेट रहे हो, ले मुर्गे का मीट लपेट रहे हो, वो वाला मांस नहीं है। मांस का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे आप पृथ्वी पे चले जाओ, चाहे आप जो है मार्स पे, जुपिटर पे चले जाओ, वहाँ पे जो है सब जगह जो अगर आपका मास 10 केजी है तो आपका सब जगह जो है चंद्रमा पे हो या पृथ्वी हो, सब जगह जो आपका जो मास है वो 10 ही केजी रहेगा, ठीक है। और भार, भार का क्या फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है, भार निकालना है ना। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास गुना गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। मास आपको दे रखा है, ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए, तो ग्रेविटी क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। तो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। मास हमारे पास 10 केजी है और ग्रेविटी मीटर सेकंड स्क्वायर में इतना है 9.8 मीटर, ये आपको याद रखना है। और इसको इंटू कर दो, 98 एन आंसर आ जाएगा। हर सेकंड में वस्तु की जो गति है वो 9.8 मीटर सेकंड से बढ़ती है, यही इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ये देखो भाई ऑप्शन में कही है 98 एन, इसलिए जो बोर्ड ने जो है सभी आंसर को सही माना था, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिया था, ठीक है भाई। भाई बोर्ड है, बोर्ड तो बोर्ड है भाई, बोर्ड और बीवी से कोई जीत सकता है क्या, ये बताओ। कोई नहीं जीत सकता, बोर्ड और बीवी से कोई नहीं जीत सकता, दोनों ही अपने में मस्त रहते हैं भाई। और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। द डिसोल्यूशन रेट ऑफ सोल्यूट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, दाब, तापमान, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र या वेट, भार। किस पे डिपेंड करता है, तो भाई सतह क्षेत्र पे डिपेंड करता है। कैसे, चलो भाई बता देते हैं। हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये भी एक्सप्लेन करेंगे। जब कोई सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है, कोई ठोस चीज सॉलिड चीज होती है, जैसे कि चीनी या नमक पानी में सॉल्वेंट में घुलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चीनी को पानी में घोल दो, नमक को पानी में घोल दो, तो वो क्या है, वो एक सॉल्वेंट है। पानी क्या सॉल्वेंट है, उसमें हम घोल रहे तो उससे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, उसमें विघटन हो रहा है। तो ये समझ गए, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर आगे है। जो डिसोल्यूशन रेट होती है यानी कि घुलने की जो गति होती है, किस चीज पे निर्भर करती है भाई, वो इस बात पे निर्भर करती है कि उस ठोस का जो सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र कितना है। सतह क्षेत्र ज्यादा होगा तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा। सतह क्षेत्र क्या है, अगर सतह क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, तो उतना ही कम टाइम लगाएगा, और सतह क्षेत्र कम होगा तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीनी को ले लेते, एक चीनी के टुकड़े को ले लेते, मिश्री को लेते हैं, मिश्री आप जानते हो ना, एक मिश्री को जो है पानी में डाल दो, क्या करेगा वो, धीरे 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 धीरे, मेरी जिंदगी में जैसे वो आई थी धीरे धीरे, उसी तरीके से जो है वो आपके पानी में डिजोल्व होगा धीरे धीरे, क्योंकि मिश्री का जो क्षेत्र है वो क्या है वो बिल्कुल जो है सतह क्षेत्र कम है। एक ही मिश्री है ना, सतह क्षेत्र कम है। और यदि उसी को हमें अगर जल्दी घुलाना हो तो क्या करेंगे, आप ही इसका आंसर बताओ। अगर उसको हमें जल्दी घुलाना उसको क्या करेंगे, ले बेलन लिया, ले पीस दिया, ले वही। तो चीनी को अगर हम पीस देते हैं तो पीसने के बाद उस वो जो है उसका सतह क्षेत्र क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, सतह क्षेत्र सरफेस एरिया उसका ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, वो बहुत ही आसानी से जो है पानी में जो है आराम से वो घुल जाएगा। तो समझ गए इसका आंसर क्या था। तो कहाँ गया इसका क्वेश्चन, तो एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है, यानी कि सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी घुलेगा या कितनी जल्दी नहीं घुलेगा। अगर उसका सतह क्षेत्र ज्यादा होगा तो वो जल्दी घुल जाएगा, और यदि उसका सतह क्षेत्र कम होगा, जैसे कि मिश्री जो सतह क्षेत्र उसका कम है, और यदि उसी को पीस दो तो उसका सतह क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, तो वो जो है जल्दी घुल जाएगा। तो इसका सतह क्षेत्र करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी नोट्स है हमारे CDP के ई बुक मैंने जो है आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। जो मैं 500-1000 रुपये चार्ज करता था, 150-200 पन्ने है उसमें, आराम से जाके उसको देखो, पढ़ो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।